हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का अर्थ, उसकी परिभाषा और पार्टनरशिप की विशेषताएं, तत्व या प्रकृति। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक्स है हमारा सामान्य एवं सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे नंबर 1 पे है पंजीयन। तो सामान्य साझेदारी में जो अब आपका पंजीयन यानी कि पंजीकरण है, वो आपका ऐच्छिक मतलब स्वेच्छा आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में आपको अपनी फर्म का, अपनी साझेदारी जो फर्म है उसका पंजीयन यानी कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दूसरा है आपका अंतर अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार हमारी सामान्य साझेदारी होती है, और जो सीमित दायित्व साझेदारी होती है उसके लिए अधिनियम है 2008। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सामान्य साझेदारी में जो दायित्व होंगे आपके असीमित होते हैं, और सीमित दायित्व साझेदारी में अंश दान तक सीमित, यानी कि आपने जितनी इसमें पूंजी लगाई है वहाँ तक आपका दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। उसके बाद नंबर 4 है जीवन काल। सामान्य साझेदारी का जीवन काल कैसा है, अस्थायी है, और जो सीमित दायित्व कंपनी साझेदारी हमारी उसका जीवन काल कैसा होगा, स्थायी है। आगे चलते हैं। नंबर 5 पृथक वैधानिक अस्तित्व। सामान्य साझेदारी में पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि साझेदारी फर्म और जो उसके पार्टनर्स हैं, जो मालिक हैं, उन दोनों को अलग अलग नहीं एक ही समझा जाता है। और सीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व मतलब मालिक और कंपनी, जो आपकी कंपनी मतलब जो फर्म है उसको अलग अलग समझा जाता है, मतलब उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। नंबर 6 है आपका साझेदारों की संख्या। सामान्य साझेदारी में न्यूनतम साझेदार 2 और अधिकतम साझेदार 50 होते हैं, और जो सीमित दायित्व साझेदारी है उसमें न्यूनतम साझेदार 2 होंगे, अधिकतम कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब जितनी पूंजी है उसके आधार पर हम साझेदार रख सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमने अंतर के आधार समझे हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कई नाम हैं, हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हिंदी में साझेदारी विलेख, संलेख, समझौता, अनुबंध, विधान, ठहराव या संविदा। इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आदि नामों से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। अर्थ लिखा हुआ है इसका। साझेदारी विलेख या संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्त शर्तों एवं नियमों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है। इसे साझेदारी विधान भी कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है, मतलब जो आपका एग्रीमेंट है पार्टनरशिप में वो लिखित या मौखिक हो सकता है। इसी के आधार पर अपनी पार्टनरशिप फर्म को हम चलाते हैं। तो अब आगे इसमें देखेंगे हम साझेदारी संलेख में आवश्यक बातें निम्न है, मतलब उसके जो हमारा साझेदारी संलेख है उसके लिए कौन कौन से तत्वों या किन किन बातों को उसमें शामिल किया जाता है, उन्हें 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे सभी को। नंबर 1 है फर्म का नाम व पता। जहां हमारी जिस नाम से हम बिजनेस करेंगे उसका नाम होगा, और वह व्यवसाय हम कहां पर करेंगे उसका एड्रेस, पता हम लिखेंगे। नंबर 2 पर है साझेदारों के नाम व पते। कौन कौन साझेदार हैं फर्म में उनका नाम लिखेंगे, और वे कहाँ कहाँ के रहने वाले उनके एड्रेस लिखेंगे।
नंबर 3 है साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति। आपका व्यवसाय किस प्रकृति का है उसका वर्णन करेंगे हम। नंबर 4 साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि। आपने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट किस डेट में की है वो तिथि लिखेंगे। नंबर 5 साझेदारी की अवधि। आपकी जो साझेदारी आपने पार्टनरशिप की है वो कितने समय के लिए की है, किस डेट से किस डेट तक है। उसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 6 साझेदारी की यानी जो साझेदार हैं उनकी पूंजी। साझेदारी नहीं है, साझेदारों हैं, जो साझेदार हैं उनकी पूंजी। किस पार्टनर्स ने कितनी पूंजी फर्म को दी है या लगाई है। उसके बाद आहरण। आहरण की क्या क्या विधि होगी, कैसे आहरण करेंगे, ये सब बातें उसमें हम लिखेंगे। अगला पॉइंट है नंबर 8 पूंजी एवं आहरण पर ब्याज। जो साझेदारों की पूंजी है या साझेदार आहरण करेंगे उस पर ब्याज का प्रतिशत क्या रहेगा। आगे नंबर 9 पूंजी खाते। पूंजी खाते हम कौन से किस प्रकार के पूंजी खाते अपनाएंगे, स्थायी पूंजी खाते अपनाएंगे या परिवर्तनशील पूंजी खाते अपनाएंगे। नंबर 10 लाभ हानि का विवरण अनुपात। जो भी हमारे फर्म में बिजनेस हम कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसे किस अनुपात में आपस में यानी कि साझेदारों में बांटेंगे, उसके अनुपात का विवरण यहाँ लिखते हैं। नंबर 11 साझेदारों का वेतन या पारिश्रमिक या कमीशन। जो भी साझेदार फर्म में काम करता है अधिक तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन की या पारिश्रमिक या कमीशन की व्यवस्था क्या रहेगी, इसका वर्णन हम करेंगे। नंबर 12 ऋण एवं उस पर ब्याज। यदि फर्म को ऋण की या अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो अगर कोई साझेदार देता है ऋण फर्म को या बाहर से जैसे भी लेंगे, बाहर के तो यानी कि जो बाहर से अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो वो अपनी रेट फिक्स रखता है, लेकिन अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देगा तो उसका क्या परसेंटेज रहेगा यहाँ पर उसका वर्णन होगा। अगर अगला पॉइंट है नंबर 13 फर्म का हिसाब किताब। जो फर्म की जो भी हिसाब किताब की किताबें हैं उनको हम किस तरीके से रखेंगे, किसके पास होंगे, किसका अधिकार होगा, किस तरीके से मेंटेन की जाए, इसका विवरण होगा। नंबर 14 ख्याति का मूल्यांकन। अब यानी कि फर्म में जो ख्याति होगी उसका मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, इसका विवरण होगा। नंबर 15 साझेदारों का प्रवेश अवकाश ग्रहण संबंधी नियम। यदि कोई साझेदार फर्म में आता है यानी शामिल होगा या कोई साझेदार फर्म को छोड़कर यानी कि अवकाश ग्रहण करता है उसकी क्या नियम और शर्तें रहेंगी। 16 किसी साझेदार का दिवालिया होना। जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस समय जो आपके सॉल्वेंट यानी कि जो दूसरे साझेदार होंगे वो उसकी कमी को किस प्रकार पूरा करेंगे उसके बारे में नियम एवं शर्तें होंगी। नंबर 17 में क्या है साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। मतलब साझेदारों के क्या अधिकार होंगे और क्या उनके कर्तव्य होंगे। नंबर 18 साझेदार की मृत्यु एवं उसके वैधानिक उत्तराधिकारी। क्या मतलब है इसका कि साझेदार जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और उसके जो वैधानिक उत्तराधिकारी होते हैं तो उनको हम किस तरीके से उनको पेमेंट करेंगे या कौन कौन उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, इन बातों का इसमें जिक्र होता है। नंबर 19 खातों का अंकेक्षण। खातों का अंकेक्षण कब कराना, किससे कराना, कौन ऑडिटर होगा, उसके बारे में होता है। नंबर 20 बैंक खाते। बैंक खातों को कौन मेंटेन करे यानी ऑपरेट करेगा, किसके द्वारा लेन देन किए जाएंगे। नंबर 21 साझेदारों के आपसी विवाद एवं पंच निर्णय। इसका मतलब यह है कि जब साझेदारों में आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो निर्णय होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। और नंबर 22वां पॉइंट है साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन किस प्रकार होगा इसके बारे में इसमें लिखा होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से संबंधित है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है।
तो इस टॉपिक का नाम है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत वर्णित नियम लागू होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि किसी फर्म में लिखित में पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि साझेदारी संलेख नहीं है, तो उस समय हम अपने जो भी प्रॉफिट लॉस या जो भी बातें होंगी उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला है नंबर 1, लाभ हानि का विभाजन। अगर आपके पास साझेदारी संलेख लिखित में नहीं है तो लाभ हानि का विभाजन सभी में समान अनुपात में होगा। सॉरी, यानी कि जितने भी साझेदार होंगे सभी को बराबर बराबर लाभ हानि मिलेगा। नंबर 2, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज। इसका मतलब है अगर हमारे पास साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। चाहे क्वेश्चन में कोई कहा जाए, कोई भी पार्टनर्स कोई भी दलील दे, लेकिन हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। नंबर 3, पूंजी के अतिरिक्त दिए गए ऋण पर ब्याज। अर्थात अगर पूंजी के अतिरिक्त कोई साझेदार फर्म को लोन देता है यानी ऋण देता है तो उस पर जो ब्याज की दर होगी वो होगी 6% वार्षिक। नंबर 4, साझेदारों का वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक। यदि किसी क्वेश्चन में आपको किसी साझेदार ने वेतन मांगा है या कमीशन मांगा है, बोनस या पारिश्रमिक मांगता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी को ना वेतन, ना कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, व्यापार के प्रबंध या संचालन में भाग लेने का अधिकार क्या होगा? सभी साझेदारों का होगा। नंबर 6, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जब नए साझेदार का प्रवेश होगा तो उसके लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है, यानी कि सभी की सहमति से नया साझेदार प्रवेश ले सकता है। उसके बाद है नंबर 7, फर्म से अवकाश ग्रहण। यानी कि अगर कोई साझेदार फर्म से जाना चाह रहा है तो वो सभी से क्या करेगा? सभी साझेदारों से लिखित में अनुमति लेकर जाएगा। नंबर 8, आपसी मतभेद का हल। कारोबार संबंधी जो आपस में मतभेद होंगे तो वो बहुमत के आधार पर होंगे, और यदि परिवर्तन संबंधी मतभेद हैं तो वो सभी की सहमति से होंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। फर्म को संकट से बचाने पर क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा की जाएगी। अगर कोई संकट है तो पूरी फर्म से की जाएगी। आगे नंबर 10, साझेदार द्वारा लापरवाही से हानि। अगर किसी साझेदार की वजह से फर्म को हानि होती है, उसकी लापरवाही की वजह से, तो साझेदार द्वारा पूरा किया जाएगा। नंबर 11, फर्म के गुप्त लाभ। फर्म के नाम, संपत्ति के प्रयोग से साझेदार का लाभ। अगर कोई साझेदार फर्म का नाम यूज करता है, उसकी संपत्ति प्रयोग करता है, इस प्रकार का अगर किसी साझेदार ने लाभ कमाया है तो वो फर्म का लाभ माना जाएगा। नंबर 12, प्रतियोगी व्यापार से आय। इसका मतलब यह है जब कोई साझेदार जिस प्रकार की फर्म हमने चला रखी है, हम फर्म चला रहे हैं, वैसा ही हम अपना व्यापार चलाते हैं तो उससे जो भी आय होगी साझेदार के प्रतियोगी व्यापार की आय फर्म की आय मानी जाएगी। नंबर 13 है फर्म की संपत्ति का प्रयोग। फर्म की संपत्ति का प्रयोग के लिए किसी साझेदार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये फर्म की जो संपत्ति है वो फर्म के लिए हैं, किसी साझेदार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं हैं। आगे नंबर 14, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का फर्म की संपत्तियों पर अधिकार या संपत्तियों पर अधिकार। इसका मतलब यह है
फर्म की संपत्तियों में लाभ विभाजन अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाएगा तो उस समय उसे उसकी संपत्तियों में लाभ के अनुपात के बराबर में उनमें हिस्सा मिलेगा। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में लेखांकन के अंतर्गत लाभ हानि खाता तैयार करने के पश्चात जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे उसके बाद साझेदारों से संबंधित उन प्रावधानों का समायोजन किया जाता है जिनका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया गया है। प्रावधानों का समायोजन लाभ हानि नियोजन खाते में करने के पश्चात इस खाते के शेष को साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। क्या क्या प्रावधान होते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पूर्व समायोजन की जर्नल प्रविष्टियां। अगर हमने लाभ हानि खाता समायोजन खाता बनाया तो उससे पहले हम कौन कौन सी एंट्रियां करेंगे। तो पहली है नंबर 1, यदि लाभ हानि खाता लाभ यानी क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है तो हम बनाएंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2, यदि लाभ हानि खाता हानि यानी कि डेबिट शेष प्रदर्शित करता है तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब ये है या तो पहली एंट्री बनेगी या दूसरी बनेगी, या तो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पूंजी पर ब्याज हेतु लेखा प्रविष्टि। नंबर 1 मतलब इस एंट्री को 2 भागों में करेंगे कंप्लीट। पूंजी पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में जमा करने के लिए तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इसको हम जो इंटरेस्ट अकाउंट ओपन किया उसे बंद करेंगे। पूंजी पर ब्याज खाते को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नंबर 4 एंट्री है आहरण पर ब्याज। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में प्रभारित करने के लिए एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका होगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट आपका आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली जो एंट्री बनेगी वो होगी हमारी साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन व कमीशन। मतलब जब साझेदारों को वेतन या कमीशन दिया जाएगा तो एंट्री बनेगी, ये नंबर 5 होगा, नंबर चेंज हो गए, नंबर ये 6 7 इस तरीके से होंगे। हाँ नंबर 5 साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन या कमीशन। फर्स्ट एंट्री है साझेदारों को वेतन या कमीशन देने के लिए अगर हम जब देंगे उन्हें तब एंट्री पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सेलेस करंट अकाउंट। जब हम कमीशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो एंट्री बनेगी क्या है, वेतन या कमीशन खाते को हस्तांतरण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट। आगे अब जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस हम करेंगे, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे तो उसके बाद हमें या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष आएगा या डेबिट शेष आएगा। तो नंबर 6 पॉइंट है लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट शेष। अगर क्रेडिट शेष यानी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का विभाजन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, यानी कि या तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा या करंट अकाउंट आएगा। उसके बाद
नंबर 7, लाभ हानि नियोजन खाते का डेबिट शेष यानी हानि होती है होने पर एंट्री बन जाएगी आपकी क्या, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद एक नोट लिखा मैंने, इसे नोट कर लेंगे, अच्छे से याद भी रखेंगे। क्या है, यदि किसी वर्ष फर्म को हानि होती है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि नहीं दिया जाता है। तो ये आज हमने कुछ पढ़े हैं। तो इसके बाद इसके अगला जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या कहीं कोचिंग ले पाते हैं, तो वो सभी इससे अपना ज्ञान या अपने एग्ज़ाम को क्रॉस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।